क्वेश्चन को केवल एक क्वेश्चन आपको थ्योरी सहित आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। क्वेश्चन ये बनता है आपका, सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है। इसी से संबंधित सब कुछ रूबरू सारी चीजें यही रहेंगी, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस जगह पे आ जाएगा आपका √3 अपरिमेय संख्या है, या √5 आ जाएगा, या √7 आ जाएगा, 11 भी है आपका, 13 भी है, और यहाँ पे 17 भी है। इस तरीके से तो आपके जो इम्पोर्टेंट है √2 है, √3 है, √5 और √7 है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन कराएंगे और 4 क्वेश्चन आपके इसी से हो जाएंगे। सब कुछ सेम है, थ्योरी जो भी है आपकी सब कुछ सेम रहेगी, बस के लिए नंबर चेंज हो जाएगा। 2 की जगह पे 3 कर देना है, 2 की जगह पे 5 कर देना, और 2 की जगह पे 7 कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, हमें अपरिमेय दिखाना है यहाँ पे, लेकिन आपको क्या करना है, इसका उल्टा लेके चलना है। ठीक है, जब उल्टा लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे मान लेंगे कि √2 आपकी परिमेय संख्या, तो यहाँ पे अपनी तरफ से मानेंगे। माना √2 परिमेय संख्या है, माना √2 परिमेय संख्या है। जब आपका √2 परिमेय संख्या है, अर्थात √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो जहां p और q क्या होने चाहिए, p, q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जहां p और q आपकी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका HCF केवल 1 हो। ठीक है, यानी जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के, वही आपका क्या होता है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए, जब हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे, q को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, q को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो गया आपका ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे। जैसे दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर कर दिया, तो इधर हो गया p²। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो q² आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखते हैं, 2 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे q² बराबर हो गया p²/2। क्लियर। यहाँ से एक चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यही पे यहाँ पे ये है कि ये है, जैसे हम 2 है, 2 से किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मान लिया यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है p², उसको हम डिवाइड करते हैं और q टाइम में वो जाता है। ठीक है, q टाइम में जाता है, तो अगर मुझे p की वैल्यू निकालनी हो, p की वैल्यू यानी p² की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पीछे पढ़ाया था इसके पहले वाले एक्सरसाइज में कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपका भाज्य हो गया, भाजक और भागफल दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2q²। इसका मतलब ये है कि जो p2 है वो p² को डिवाइड करता है, वो भी q² टाइम में। तो यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट बन जाता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि 2p² को विभाजित करता है, तो पीछे प्रमेय पढ़ाई है, यदि कोई आपका अभाज्य संख्या p² को विभाजित करती है तो वो p को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो 2p को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। क्लियर है,
ये हो गया। तो मतलब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो 2 है वो क्या है, p का एक फैक्टर है। जब एक फैक्टर होगा तभी तो p को विभाजित करेगा। तो यहाँ से पता चल गया जो 2 है वो p का एक क्या हो गया, फैक्टर हो गया, एक गुणनखंड हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब वो p को विभाजित करता है तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे अगर p को विभाजित करेगा, यानी अगर जो 2 है वो अगर p को विभाजित कर, देखो q स्क्वायर को विभाजित किया तो आपका भागफल आ गया था q स्क्वायर। अब क्या p को विभाजित करेगा तो उसका भागफल q स्क्वायर थोड़ी ना आएगा, कोई दूसरा नंबर आएगा, और जो दूसरा नंबर होगा उसको हम लोग सपोज कर लेंगे वो c है। ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लेंगे, और जैसे ही सपोज करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या होगा आपका, ये p बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2c, क्या हो जाएगा p बराबर 2c। कोई समस्या यहाँ पे, p बराबर क्या हो गया आपका 2c। अगर इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे q स्क्वायर की वैल्यू निकाला था p स्क्वायर की, तो क्या था q 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो p बराबर हो जाएगा 2c। जैसे यहाँ पे रखेंगे p बराबर 2c, तो यहाँ पे लिखेंगे p बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, या फिर हम सीधे सीधे कह सकते हैं यहाँ पे रखने पर, ऊपर समीकरण 1 ना लिखें को √2q बराबर p में रखने पर, जैसे यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा √2q बराबर, दिख रहा है नीचे आ रहा उसमें, √2q प्लस p की जगह पे लिखना आपको 2c। जो पढ़ा ना काटो ना, हम कट कर लेंगे। ठीक है, बैठ जाओ शांति के साथ बैठ जाओ। आओ छू लो आके, भाई क्या बताएं। चलो बैठ जाओ तो क्लास खत्म कर दे, उसके बाद बात करते हैं ना। चलो बस इसके नीचे नहीं लिखेंगे। आ गए, थोड़ा डाउन कर दो इसको। हो गया, चल रहा है। चलो चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे वैल्यू रख दिया तो हो गया आपका √2q इक्वल्स हो गया p की जगह पर रख दिया 2c। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसी में। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर, और यहाँ पे इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी q स्क्वायर बराबर हो गया आपका 2c स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोई आपका नंबर, यहाँ पे आ गया 2 से अगर हम q स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो c स्क्वायर टाइम जाता है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है q स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। तो वही लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक और ये भागफल है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, और प्लस कुछ शेषफल रहा होगा तो उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो 2 है, ठीक है, यहाँ से अब हम लोग फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने प्रमेय पढ़ाई थी, उसी स्टेटमेंट को लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा था, यहाँ उपरोक्त से स्पष्ट है कि जो 2 है वो q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 q को भी विभाजित करेगा। यही सारी चीजें, पूरी स्टेटमेंट यही, p की जगह पे सिर्फ q लिख देना है। 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना यहाँ पे लिख देना है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि, आगे दिख रहा उधर साइड में, ठीक है, यदि
2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? चलिए ये हो गया। दोनों स्टेटमेंट से आपको पता चल गया, यहां से स्पष्ट है कि आपका जो 2 है वो q को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब जो 2 है वो q का भी एक फैक्टर हो गया। और इस वाले से आपका पता चल रहा है कि जो 2 है वो p का एक फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो p और q दोनों का फैक्टर हो गया। और जब दोनों का फैक्टर हो गया इसका मतलब p और q क्या हो गई आपकी सहभाज्य संख्याएं नहीं रह गई, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका आपका एचसीएफ या फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ से तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः उपरोक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है, उपरोक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है कि दो p तथा q दोनों का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, अर्थात p, q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, अर्थात p, q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और जब सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं तो इसका मतलब जो आपका √2 था वो परिमेय संख्या ना हो करके वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब हमने जो कल्पना की थी कि √2 आपकी परिमेय संख्या है वो गलत साबित हो गई, ठीक है, नहीं है, अर्थात हमारी कल्पना गलत साबित हुई, अर्थात हमारी कल्पना गलत साबित हुई। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये था इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन, जिसमें आपको पूरे के पूरे 4 नंबर पूरे मिलेंगे आपके। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस यहाँ पे जैसे अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका √3 अपरिमेय संख्या है, तो वहाँ पे बस 2 की जगह पे आपको क्या पुट कर देना, 3 3 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, सारी चीज़ें जहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 हो जाएगा। जब √5 करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे 2 था वहाँ पे 5 आ जाएगा, और कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, पूरी थ्योरी ऐसी रहेगी, सब कुछ ऐसे रहेगा, जहाँ पे 2 है बस वहाँ पे संख्या चेंज हो जाएगी। क्लियर है?